ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। दिन की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो और पता कीजिए कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारी इस कार्यक्रम में। आज पहली खबर यूपीआई की होगी। अब यूपीआई पर भी लगने लगेंगे कहीं कहीं पैसे। कहां लगेंगे, कितने लगेंगे, क्या तैयारी है, ये समझेंगे। कहीं आपका बैंक तो नहीं वसूल रहा आपसे गलत ब्याज। आज आरबीआई का एक नया ऑर्डर आया, नए दिशा निर्देश आए, जिसमें यह कहा गया कि भाई अगर आप गलत ब्याज वसूल रहे हैं तो वापस कीजिए। गलत वसूलने के संकेत कहां कहां से पकड़े आरबीआई ने, ये बताएंगे आपको। पतंजलि को तगड़ा झटका, 14 उत्पादों का लाइसेंस हुआ रद्द। उत्तराखंड सरकार ने 14 उत्पादों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बड़ी कार्रवाई है। कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं ये बताएंगे। फर्जी लोग उठा रहे थे सरकारी स्कीमों का फायदा। सरकार के बजट में इतना बड़ा होल था जो पता नहीं था सरकार को। जब धरपकड़ की गई, जब अपात्र लोगों को किनारे किया गया तो पता चला कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बजट से उन लोगों के खाते में जा रहा था जो उसके लिए दरअसल पात्र ही नहीं थे। सरकारी देने वाली, सरकारी उन लोगों को चुनने वाली और सरकारी अब निकालने वाली। ये पूरा मामला समझेंगे। कौन सी स्कीमों में ये हेराफेरी हो रही थी। सिल्वर ईटीएफ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस। सिल्वर ईटीएफ इन दिनों चर्चा में है। सिल्वर ईटीएफ में लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या इस समय सही वक्त है सिल्वर में निवेश करने का, ये जानेंगे। और चीन मस्क बने भाई भाई। चीन की क्या तैयारी है एलन मस्क के साथ, ये समझेंगे दिन की बड़ी खबर में। चीन से एक और बड़ी खबर है, वो भी हम आपको आज बताएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई के जरिए क्रेडिट पर इंटरचेंज फीस के विकल्प पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस विकल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए यूपीआई के जरिए इंटरचेंज फीस को क्रेडिट कार्ड की इंटरचेंज फीस के मुकाबले कम रखा जाएगा। यूपीआई से क्रेडिट कार्ड पर 1% या 1.2% इंटरचेंज फीस लग सकती है, जबकि क्रेडिट कार्ड पर यह 1.8% से 2% तक लगती है। सर, क्या तैयारी है एनपीसीआई की? अब दर्शकों को ये पता होगा कि रिजर्व बैंक ने और केंद्र सरकार ने इस बात की इजाज़त दी थी कि यूपीआई के जरिए क्रेडिट का डिस्बर्समेंट यानी कर्ज दिया जा सकता है, लेकिन ये प्री अप्रूव्ड क्रेडिट होता है, यानी बैंक पहले से आपको कर्ज अप्रूव करता है और यूपीआई के जरिए एक पेमेंट सिस्टम के जरिए उसे दिया जाता है। फिलहाल अभी एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक के सेवा दे रहे हैं, जहाँ पर आप अपना कर्ज मंजूर करा सकते हैं और यूपीआई के जरिए वो आपको भेजा जा सकता है। अब यहाँ दुविधा ये है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन पर बैंक इस बात का दबाव बना रहे हैं कि इस क्रेडिट पर उन्हें फीस मिलनी चाहिए, ट्रांजैक्शन और इंटरचेंज फीस मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि सर्विस क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विस है, ऐसे क्रेडिट कार्ड पर 1.8 से 2% तक की फीस लगती है। एनपीसीआई इस बात पर विचार कर रहा है कि इस क्रेडिट फैसिलिटी पर भी कोई ना कोई फीस लगाई जाए, यानी यूपीआई पहली बार किसी न किसी तरीके की फीस के दायरे में आएगा। अभी तक यूपीआई से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन फीस मुक्त हैं, लेकिन इसमें इस भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है कि यूपीआई के जरिए जो आप पेमेंट करते हैं, यूपीआई के जरिए जो खरीद करते हैं, भुगतान करते हैं, वो शामिल होगा। इसमें केवल वो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट शामिल होगा जिस पर कोई फीस लगाई जाएगी। संकेत हैं कि एनपीसीआई इस पर जो फीस की दर है उसे क्रेडिट कार्ड से कम रखेगा। क्रेडिट कार्ड में करीब करीब 1.8% है, इस पर 1 से 1.2% तक की फीस हो सकती है, लेकिन यूपीआई पर एक चार्ज लगाने की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तरीका कुल मिला के बात मोटी इतनी है कि भैया यूपीआई फ्री में चलाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा कल हमने आपको ध्यान होगा बताया था कि बैंकों के आईटी पर स्पेंडिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उसका एक हिस्सा ये भी है और अब कहीं से तो पैसा आना शुरू हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को ब्याज वसूलने में अनुचित तौर तरीके न अपनाने का निर्देश दिया है। कोई नई बात नहीं कही है। इसके अलावा आरबीआई ने कर्ज पर वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को लौटाने का भी आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थान कर्ज देने के तरीके, ब्याज तय करने और अन्य शुल्कों के संबंध में अपने तौर तरीकों की समीक्षा करें और जरूरी होने पर ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे बदलाव आ सके। सर, आदेश को और आसानी से अगर समझें, एक कंज्यूमर की दृष्टि से समझें, तो क्या गलत बैंक मेरे साथ कर रहे थे और कैसे मुझे पैसा वापस मिलेगा अगर मेरे साथ वो हुआ है तो?
बैंकों की चतुराई आपके लिए समझना ज़रूरी है। आप तो समझ नहीं पाए, रिजर्व बैंक ने कम से कम इस पर निगाह दी, ध्यान दी, हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहते हैं। एक बहुत मामूली सी पर बहुत चतुर काम बैंकों की तरफ से होता है। अगर आपको बैंक ने कोई लोन मंजूर किया है, और जिसे हम बैंकिंग की भाषा में सैंक्शन कहते हैं, और बैंक ने वो लोन आपके खाते में ट्रांसफ़र किया है, उसे डिस्बर्समेंट कहते हैं। आमतौर पर बैंक सैंक्शन की डेट से ही उस पर ब्याज का भुगतान मानने लगते हैं या वसूलने लगते हैं। रिजर्व बैंक की निगाह में बात आई कि यह गलत है, डिस्बर्समेंट की तारीख से ये चार्ज लगाया जाना चाहिए। तो अब जो नई लेंडिंग प्रैक्टिसेस का जो नए गाइडलाइंस बैंकों के लिए आई हैं, उसमें बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो डिस्बर्समेंट की तारीख से ब्याज लगाना शुरू करें, सैंक्शन से नहीं। आपने सैंक्शन कराया 2 महीने पहले और आपको 2 महीने बाद डिस्बर्समेंट हुआ, तो उस स्थिति में वो ब्याज उस दिन से लगेगा। दूसरी चीज ये कि अगर चेक के जरिए ये भुगतान किया जा रहा है, तो उसकी इंटरेस्ट की अलग टाइमलाइन उपभोक्ता को बतानी होगी कि चेक के जरिए भुगतान किया जा रहा है, चेक कब क्लियर होता है, उसके आधार पर निर्भर होगा। तीसरी एक और चीज जो बैंक चतुराई करते थे लोन देने में, भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोन लेने जा रहे हैं। बैंक जो 1-2 एडवांस इंस्टॉलमेंट ले लेते थे आपसे, कई जगह ऐसा होता है जहां आपको 1-2 एडवांस इंस्टॉलमेंट देने पड़ते हैं, खासतौर से कंज्यूमर लोन में आपको एडवांस इंस्टॉलमेंट देने पड़ते हैं। उसमें वो पूरे लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, यानी पूरी जो लोन की दर थी उस पर ब्याज दर चार्ज करते थे। इसे भी रिजर्व बैंक ने रोका है। तो अब आप लोन लेने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जानकारी मांगें, बैंक से पूछें कि वो ब्याज दर कब से लगाएगा, मंजूरी से कि आपके खाते में पैसा आने तक। चेक के जरिए अगर आपको लोन दिया जा रहा है तो उस पर ब्याज दर कैसे लगेगी, और एडवांस अमाउंट पर जो आपने एडवांस इंस्टॉलमेंट या EMI पे की है उस पर ब्याज की तस्वीर क्या होगी। इस बीच एक खबर ये भी है, एक सूचना आपके लिए, कि करेंसी ट्रेडिंग की मांग को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव किया है। घरेलू और विदेशी फॉरेक्स मार्केट में बढ़ते ट्रेड को देखते हुए करेंसी ट्रेडर्स ने रिजर्व बैंक से मांग की कि उन्हें उन विदेशी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेड की अनुमति दी जाए जो रुपए से जुड़े प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। अब अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो अगली खबर आपके लिए, डिजी यात्रा ऐप में जल्द नए फीचर जुड़ने वाले हैं। 2025 के अंत से पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए डिजी यात्रा ऐप उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, होटल का चेक इन करना है, सार्वजनिक स्थलों तक परेशानी मुक्त पहुंच बनानी है, तो डिजी यात्रा आपकी मदद करेगा। दूसरी तरफ डीजीए का एक सर्कुलर आया। नए सर्कुलर से हवाई सफर सस्ता होने का रास्ता खुला। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अतिरिक्त सेवाएं वैकल्पिक बनाने का निर्देश दिया, जिससे यात्री अपनी इच्छा अनुसार सेवाओं को चुन सकेंगे और जहां जरूरी होगा वहीं शुल्क देंगे। इसके लिए वे पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। सर, नए नियमों से किसे और कैसे फायदा होगा? यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है हवाई यात्रा करने वालों, विमान टिकट लेने वालों के लिए, जो टिकट को बुक कराते समय अपने किसी ऑनलाइन ऐप के जरिए बात बार बार महसूस करते हैं कि एविएशन कंपनी या एयरलाइंस आपको आपकी टिकट के साथ बहुत सारी सेवाएं बंडल करके देती है। ऐसी सेवाओं की संख्या 7 से 8 हो सकती है। कौन कौन सी सेवाएं इसके साथ हैं? आप सीट चुनते हैं, वो भी सेवा उसमें ऑफर कर दी जाती है साथ में कि 300-400 रुपये दीजिए, एक्स्ट्रा सीट मिल जाएगी। मील, स्नैक्स और ड्रिंक्स की सर्विसेज उसके साथ ऑफर कर दी जाती हैं, जिसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी लाउंजेस के चार्ज, अर्ली चेक इन के चार्जेस, चेक इन बैगेज फ़ी और बहुत सारी और भी सुविधाएं होती हैं जो दी जाती हैं। डीजीसीए ने इस नई व्यवस्था के तहत अब टिकटिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया के तहत इन सेवाओं को अलग से रखा जाएगा और टिकट के चार्ज और जो बुनियादी चार्ज हैं वो अलग से बताए जाएंगे कि इतने पैसे आपको लगेंगे। यदि आपको ये सुविधाएं, सेवाएं लेनी है तो आप अलग से उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी भी वेबसाइट के ऊपर जब कंपनियां टिकट बुक कराती हैं तो इसमें कुछ प्रमुख सेवाएं, 3-4 सेवाएं तो वो अलग से आपको बताती हैं, जिसमें लाउंज की सर्विस है, जिसमें मील की सर्विस है, जिसमें प्रेफरेंशियल सीट की सर्विस है, पर कुछ और भी सेवाएं हैं जो आपके टिकट के प्राइस में बंडल कर दी जाती हैं, शामिल कर ली जाती हैं। तो इस नई व्यवस्था से टिकट बुक कराने वालों को और ज़्यादा सुविधा और स्वाधीनता मिलेगी कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी टिकट लेना चाहें या जो भी सेवा लेना चाहें उसे चुन सकते हैं, और इससे वास्तविक तौर पर आपकी यात्रा की टिकट थोड़ी सस्ती हो सकती है अगर आप उन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दवा की बेहतर क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दवा कंपनियों को निर्देश दिया है। मार्केट से घटिया क्वालिटी की दवा से जल्द रिकॉल कीजिए और व्यवस्था तैयार कीजिए ऐसी कि रिकॉल का काम जल्दी से हो सके। संशोधित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस व्यवस्था को तैयार करने का प्रावधान है। पिछले हफ्ते दवा कंपनियों के साथ बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा उत्पादन के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया है। ये धुआं आपको ध्यान होगा कहाँ से उठा था कि जब आपकी दवाएं फर्जी निकली थी, सख्ती हुई थी। अब बात यहाँ आई है कि भाई
करिए, बनाई भी ठीक से, और जब बाजार में है तो उनको बुला भी लीजिए, ऐसी भी व्यवस्था कीजिए। सर, कैसी व्यवस्था करेंगी दवा कंपनियां, क्या कहा जा रहा है, सरकार कहना क्या चाहती है? अंततः कम से कम सरकार के को कुछ सक्रियता करते हम देख सकते हैं इस मामले में। भारतीय फार्मा उद्योग की साख पर पिछले 1 साल में बेहद में जगह जगह बट्टा लगा है दवाओं की गुणवत्ता को लेकर। अब तो खाने की खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले सरकार के रेगुलेटर्स ने जगह जगह दवा कंपनियों पर छापे मारे थे, और इसके बाद इस बात की संभावना थी कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, जिसके तहत दवाओं का उत्पादन होता है और उनको विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, उसमें बदलाव होगा। तो उसके अंदर एक शेड्यूल एम है, उस शेड्यूल एम में अब बदलाव किए जा रहे हैं, और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं। पहली चीज़ तो ये कि हर साल में एक बार दवा का क्वालिटी टेस्ट अनिवार्य हो जाएगा इस व्यवस्था के तहत, जो नए नियम के तहत आया है। ये पहले शायद नहीं होता था। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो केवल उन्हीं उत्पादों का इस्तेमाल करेगी दवा बनाने में जो अप्रूव्ड उत्पाद हैं। वो कुछ भी सामान लेकर दवाएं नहीं बनाएगी, जैसा कि हमने दवाओं के मामले में देखा था कि उसमें गलत केमिकल्स का, गलत कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया था। और तीसरा, जो हाइजीन और स्वच्छता के नियम व्यवस्था तय करनी होंगी, इसको शेड्यूल एम में नए सिरे से परिभाषित किया गया है। और प्रोडक्ट के रिकॉल के स्पष्ट नियम बनाए गए हैं कि यदि कहीं दवाओं में कोई गुणवत्ता में कमी या खामी पाई जाती है तो बगैर देर किए हुए दवा कंपनी अपनी दवाओं को रिकॉल करेगी या बाजार से वापस लेगी। इन नए नियमों के बाद दवा कंपनियों को अब नए कंप्लायंस की व्यवस्था करनी होगी, और देखना होगा हमें आने वाले समय में कि इस नए शेड्यूल का कितना असर दवाओं की गुणवत्ता पर दिखाई देता है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी के 14 उत्पादों पर उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दिव्य फार्मेसी के इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड औषधि विभाग ने इन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिए। कौन कौन से उत्पाद हैं सर? देखिए, ये उस घटनाक्रम का असर है या प्रतिफल है या उसका फलित है जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की कंपनी और पतंजलि की दवाओं में किए जा रहे दावों पर, विज्ञापनों पर सवाल उठाया, जिससे कि उपचार ठीक होने और रोग ठीक होने के दावे किए जाते थे। उस पर जो सख्ती हुई, आयुष मंत्रालय से सवाल पूछा गया। अब बात घूमकर वहां आ गई जहां उन दवाओं के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं जिनको लेकर रोग ठीक होने के दावे किए जा रहे थे। कौन सी दवाएं, उनका नाम आप जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप भी उन दवाओं से परिचित हों। इसमें स्वासारी गोल्ड दवा है, स्वासारी बटी है, स्वासारी प्रवाही है, स्वासारी अवले है। ये वो दवाएं हैं जो आपको कोविड के दौरान चर्चा में बार बार आती दिखाई दी थी। इसके अलावा मुक्तावटी है, लिपिडॉम है, बीपी ग्रिट है, शायद बीपी की दवा हो सकती है, मधुग्रित है, मधुनाशिनी एक्स्ट्रा पावर वटी है, एक लिवामृत एडवांस है, लिवोग्रिट है, आई ग्रिट गोल्ड है, और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप है। ये इतनी दवाएं हैं, और ये दवाएं चूंकि इस नाम इनका बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके लाइसेंस रद्द किए गए और बाजार में उपलब्ध हैं। इसके साथ अब पहली बार हमें दिख रहा है शुभम कि आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस दखल के बाद प्रत्यक्ष रूप से रेगुलेटर सक्रिय होना शुरू हुए हैं और उन्होंने इन दवाओं के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। इस पर पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की तरफ से जो खतों किताबत की जाएगी, जो जवाब दिए जाएंगे, उनका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनके लाइसेंस, इन प्रोडक्ट के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए 14 उत्पादों के। बड़ी सरकारी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने से सरकार को बड़ी बचत हुई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2017 से मार्च 2024 तक फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने से सरकार को 3.35 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आंकड़ा। ये आंकड़ा आप ऐसे समझिए कि सरकार ने मनरेगा के लिए बजट में 60,000 करोड़ रखे थे। आप सोचिए 60,000 करोड़ रखे थे, और मनरेगा जैसी कितनी स्कीमें इस चोरी का पैसा, इस चोरी कहेंगे एक तरह से कि अगर हमें पता है हम अपात्र हैं उसके बाद भी हम उसका फायदा उठा रहे हैं, उससे बच गया। इस अवधि के दौरान सरकार ने 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी राशन कार्ड रद्द किए। एलपीजी सब्सिडी लेने वाले 4 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लाभार्थियों को भी बाहर किया। सर, और कौन सी स्कीमें थी, कितने अकाउंट थे जहां ये सब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया? सरकार की सभी प्रमुख स्कीमों में, 5 प्रमुख सब्सिडी स्कीमों में फर्जी लाभार्थियों की बड़ी संख्या मिली। और ये उसके बाद है जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, आईटी है और तमाम व्यवस्थाएं हैं। और ये चौंकाने वाली बात है, कितने साल से चल रही स्कीमों में अब जाकर ये पता चल पाया कि फर्जी लाभार्थियों की संख्या कितनी बड़ी थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन प्रणाली में से 1,80,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं फर्जी लाभार्थियों को बाहर करके। ये वो मुफ्त अनाज योजना जिसके बारे में हम लगातार चर्चा सुनते रहे, और अब समझ में आया कि इसमें बहुत सारे मुफ्त अनाज के लाभार्थी अनाज के पात्र नहीं थे। इसके अलावा नरेगा,
जो ग्रामीण रोजगार योजना है, इसमें करीब 42,520 करोड़ रुपए बचाए गए गलत लाभार्थियों को हटाकर। एलपीजी सब सिलेंडर, जो सस्ते एलपीजी सब्सिडाइज सिलेंडर दिए जाते हैं, 73,440 करोड़ रुपए इसमें से फर्जी लाभार्थियों को हटाकर निकाले गए। पीएम किसान, इस पर चर्चा पिछले 2 साल में कई बार हुई। पीएम फर्जी लाभार्थियों के अकाउंट रद्द किए गए 22,106 करोड़ रुपए। और फर्टिलाइजर सब्सिडी जिन्हें दी जाती है उसमें 11,000 करोड़ रुपए के ऐसे लोग पाए गए जिन्हें इसका लाभ दिया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण रियल एस्टेट कंपनियां घरों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। जेएलएल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान पूरे देश में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई। इस वजह से बिल्डर अब अपने प्रॉफिट को ग्राहकों की जरूरत के बीच बैलेंस करने के लिए नई प्राइसिंग रणनीति अपना रहे हैं। क्या है सर ये नई प्राइसिंग रणनीति? कई तरीके से अब नए मकानों की महंगाई बढ़ने की तैयारी हो रही है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, सीमेंट की, स्टील की और बाकी चार्जेस बढ़े हैं, और अब जो नए मकान बन रहे हैं उनकी लागत में बढ़ोतरी की जा रही है। करीब 5 से 6% तक की बढ़ोतरी पूरे देश में नए मकानों के निर्माण में की कीमतों में दिखाई दे रही है। इसमें कई जगह अपफ्रंट बिल्डर सीधे कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और कई जगह नए तरीके की व्यवस्थाएं लाकर, थोड़ी बहुत सुविधाएं बढ़ाकर कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आने वाले कुछ महीनों में पूरे भारत में जो भी नए मकानों की मांग है, खासतौर से जो महंगे मकान हैं, उनकी कीमतों में नए सिरे से बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच अगर नए मकान की कीमत बढ़ेगी, किराए पे भी रहते हैं तो भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कोरोना के बाद शहरों में बड़ी किरायों की मांग ने रेंटल यील्ड को बढ़ा दिया है। बेंगलोर, मुंबई, गुरुग्राम जैसे शहरों में रेंटल यील्ड 4% के ऊपर चली गई है। बेंगलोर में तो ये 4.45% है, मुंबई में 4.15% और गुरुग्राम में 4.1% है। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही के मुकाबले मार्च तिमाही के दौरान प्रमुख शहरों में कुछ चुनिंदा इलाकों में किराए में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से रेंटल यील्ड सुधरी है। पेटीएम पेमेंट बैंक का अस्तित्व खतरे में पहुंच गया है। रेगुलेटरी एक्शन की वजह से उसके मोबाइल वॉलेट का बिजनेस ठप हो गया है। बीते 3 महीने में प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन में भारी गिरावट आई है। कस्टमर धीरे धीरे पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट इकोसिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रीपेड पेमेंट बिजनेस में 7.4 मिलियन ट्रांजैक्शन हुआ था, जो दिसंबर 2023 में 20.7 मिलियन ट्रांजैक्शन की तुलना में 64% कम है। सोचिए, 100 लोग अगर कर रहे थे ट्रांजैक्शन तो अब सिर्फ 36 कर रहे हैं, 64 नहीं कर रहे हैं। फिर होगा क्या वॉलेट? पेटीएम का वॉलेट अब अपनी चमक और अपना बाजार हिस्सा खो रहा है। शुभम ने आपको ट्रांजैक्शंस का नंबर बताया, हम आपको ट्रांजैक्शंस की वैल्यू भी बता देते हैं। दिसंबर 2023 में 13,997 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन इस वॉलेट से हो रहे थे, जो अब घटकर 4,163 करोड़ रह गए, यानी 70% का वॉल्यूम गिरा है ट्रांजैक्शन का। ऐसी स्थिति में अब पेटीएम की लिए बड़ी चुनौती है कि पेटीएम का भविष्य का बिजनेस मॉडल क्या होगा, जिस मॉडल पर यह सर्वाइव करेगा, क्योंकि पेटीएम वॉलेट भारत के एक बड़े हिस्से का सबसे बड़ा वॉलेट था और पिछले जनवरी के बाद से अब इसके अधिकांश ग्राहक जो वॉलेट पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ जुड़ा था उससे शिफ्ट करके दूसरे बैंकों की तरफ चले गए हैं। पेटीएम के लिए अस्तित्व का सवाल बढ़ता जा रहा है। सिल्वर ईटीएफ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अप्रैल में विभिन्न फंड हाउसेस के ओर से पेश किए गए 8 सिल्वर ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 5,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। साल 2024 की शुरुआत में सिल्वर ईटीएफ में निवेश बढ़ा है। एएमएफआई के आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी से मार्च 2024 के दौरान सिल्वर ईटीएफ में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश आया है। सर, अच्छा विकल्प मालूम हो रहा है इस समय सिल्वर ईटीएफ? हाँ, सिल्वर ईटीएफ सोने की कीमतों और चांदी की कीमतों में तेजी के साथ सिल्वर ईटीएफ में अब निवेश बढ़ना शुरू हो गया है। अब 1,500 करोड़ के आसपास का तो एक क्वार्टर में इन्फ्लो आया है और अप्रैल के महीने में भी यह पता चल रहा है कि 600-650 करोड़ रुपए का इन्फ्लो सिल्वर ईटीएफ में आया है। भारत के अब तमाम निवेशक जो आमतौर पर इस फिजिकली या स्थूल रूप से सोना या चांदी खरीदने में इंटरेस्टेड होते थे, उन्हें अब ईटीएफ में निवेश के विकल्प मिलने लगे हैं और उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया है। इधर हाल के महीनों में यह भी देखा गया है कि लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, जो आपको भी किसी को भी करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जबकि सिल्वर और गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख लगातार बन रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ होने चाहिए। सिल्वर के साथ गोल्ड ईटीएफ में भी पिछले 9 महीनों में मासिक आधार पर 500 से
550 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया है। यानी गोल्ड ETF में हर महीने करीब लोगों ने 500 से 550 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये इन्फो म्यूचुअल फंड उद्योग में अब नए किस्म से लोगों की निवेश प्लानिंग का हिस्सा बन रहे हैं। मल्टी एसेट फंड्स पर लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है और इसके अलावा जो स्पेशल कमोडिटी बेस्ड ETF हैं उसमें भी निवेश बढ़ रहा है। यूरोप में बासमती का एकाधिकार भारत को मिल सकता है। इस साल के अंत में अगर दोनों देशों के बीच एक दूसरे के उत्पादों के GI टैग प्रदान करने पर समझौता हो जाता है तो भारत को यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल के लिए GI टैग मिल सकता है। GI टैग के मुद्दे पर समझौते पर पहुंचने के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अभी तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। सर, क्या भारत EU को राजी कर लेगा? अभी भारत के बासमती चावल को EU में GI टैग जैसी सुविधा नहीं मिलती है क्योंकि इसके खिलाफ पाकिस्तान का क्लेम भी है। पर भारत व्यापार के उदारीकरण को लेकर कई दौर की वार्ताएं कर रहा है EU के साथ और इस बात की उम्मीद है कि शायद इस पर एक डील हो सकती है जो कि इस साल के अंत तक आएगी और जिसमें भारत को एक्सक्लूसिवली खास तौर पर बासमती चावल को GI जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग के साथ यूरोप में बेचने की इजाज़त मिलेगी। जो अभी बातचीत के संकेत मिल रहे हैं उसमें वार्ताएं इस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान को पीछे छोड़कर भारत इस विशेष सुविधा को, इस विशेष दर्जे को हासिल कर सकता है। करीब 200 के आसपास ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग देने की बात EU में चल रही है। हालांकि वार्ताओं पर फैसला या इस तरीके की डील भारत में चुनावों के बाद ही होगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। एलन मस्क की टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर चीन में जल्द लॉन्च होगा। मस्क को चीन यात्रा के दौरान बड़ी डील मिल गई है। अब वो दुनिया के सबसे बड़े ऑटो मार्केट में टेस्ला के ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम को पेश कर सकते हैं। अमेरिकी कार मेकर टेस्ला ने मैपिंग और नेविगेशन फंक्शन के लिए चीन की टेक कंपनी वाइडू इंक से डील की है। इससे टेस्ला के FSD सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। सर, क्या डील हुई है दोनों के बीच? मस्क भारत आने वाले थे और अपनी अचानक यात्रा को पर चीन पहुंच गए और जिस बात की संभावना थी, कल हमने आपको बताया था कि चीन के साथ कोई बड़ा समझौता हो सकता है और चीन से कोई बड़ी मंजूरी मिल सकती है और वैसा ही हुआ। इस यात्रा में चीन की सेल्फ ड्राइविंग कार या ऑटो ड्राइविंग कार के पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम और पूरी व्यवस्था को चीन की सरकार की सिक्योरिटी मंजूरी मिल गई। इससे पहले चीन में टेस्ला की इस तरीके की योजनाओं पर, जिसमें ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग कार थी, इन्हें रक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी जानकारी चिंताओं के कारण चीन में प्रतिबंधित किया गया था। पर अब मस्क ने चीन की सरकार को इस बात के लिए तैयार कर लिया है और पूरा डेटा, पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम चीन में बनेगा, तैयार होगा और चीन की सरकार ने अब उससे अपनी सुरक्षा संबंधी आपत्तियां हटा ली हैं, जो मस्क के लिए पूरी दुनिया में एक बड़ी जीत है इस दृष्टि से। हालांकि अमेरिका में इसे शायद उतने उत्साह के साथ नहीं लिया जाएगा। सर, चीन के सैटेलाइट सिस्टम का भी इससे कोई संबंध है? क्योंकि ये पूरी डील बायडू के साथ ही होनी थी, क्योंकि जो ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग कार हैं उनके लिए GPS सिस्टम की ज़रूरत होती है, इनके बिना इनको संचालित नहीं किया जा सकता। और बायडू ही अब टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार का रोल आउट चीन में करेगा। बायडू चीन का सबसे बड़ा GPR सिस्टम है जिसको लेकर दुनिया में काफ़ी सवाल भी उठते रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा उसके दायरे में आता है। अब इस पर मंजूरी के बाद बायडू का मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम टेस्ला में शामिल किया जाएगा। बायडू के नेविगेशन और मैपिंग सिस्टम को टेस्ला में बिल्ड किया जाएगा, टेस्ला के सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद वो कारें उस नेविगेशन सिस्टम पर चलेंगी। प्रतिस्पर्धी तौर पर यूरोप और अमेरिका के जो सैटेलाइट सिस्टम है वो इसे शायद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अंततः इलन मस्क ने अपनी पुरानी निवेश रणनीतियों के आधार पर, टेस्ला के चीन में निवेश के आधार पर चीन को इस बात के लिए तैयार कर लिया है। और इसलिए टेस्ला का तैयार होना महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की अपनी कंपनी BYD सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी है टेस्ला की। उसके बाद भी चीन की सरकार ने टेस्ला को मस्क की कंपनी टेस्ला को सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाने और बायडू के साथ जोड़ने की इजाज़त दी है। सर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका तो अभी दूसरी दिशा में ही चल रहा है, वहाँ तो प्रतिबंधों की और एंटी डंपिंग ड्यूटी की और इस तरीके की बातें, और वहीं की एक कंपनी निकलती है और इतना बड़ा समझौता कराती है, तो अमेरिका में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अमेरिका में खासी प्रतिक्रिया है। अमेरिका के अखबारों को अगर आप पढ़ें और वहाँ की सुर्खियाँ पढ़ें तो इलन मस्क को एक तरह से प्रो चाइना ठहरा दिया गया है और अमेरिका की मौजूदा सरकार के साथ इलन मस्क के रिश्ते इसी मामले में थोड़े से खींचतान भरे भी रहे। बीच में ऐसा लगा था कि इलन मस्क चीन से दूरी बनाएंगे और मैक्सिको या यूरोप के किसी देश में अपना निवेश करेंगे, लेकिन
अब इलन मस्क की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी सेल्फ ड्राइविंग कार को लाने की, उसे चीन ने सहारा दिया है, उसे चीन में जगह मिली है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका की सरकार जो इलन मस्क के निवेश और कंपनियों और उसमें सुरक्षा संबंधी सवालों को लेकर काफ़ी सशंकित रहती है, वो अब इलन मस्क से इस बात मामले में पूछताछ भी कर सकती है और सवाल भी उठा सकती है। देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में इलन मस्क की इस चाइना डील की अमेरिका में क्या प्रतिक्रिया होती है, जहां जो बाइडन काफ़ी आक्रामक ढंग से चुनाव की तरफ बढ़ते हुए चीन पर सवाल भी उठा रहे हैं और चीन से आने वाले सामानों पर तरह तरीके से पाबंदी लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। रूस के साथ व्यापार के बाद प्रतिबंध के डर से चीन की कंपनियां अंडरग्राउंड हो गई हैं। चीन के बड़े बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता की वजह से ट्रांजैक्शन के पेमेंट रोक रहे हैं। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका ने रूस और रूस की संस्थाओं पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से चीन के छोटे निर्यातकों को बड़ी समस्या पैदा हो रही है। सर, क्या पूरा मामला है ये? रूस और चीन के व्यापारिक रिश्तों में प्रतिबंध सामने आकर खड़े हो गए हैं। पिछले 2 साल से रूस और चीन के बीच कारोबार काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा था। अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों के ताजे मसौदे और दस्तावेज में यह कहा था कि चीन रूस को तमाम ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति कर रहा है। इसमें स्ट्रेटजिक इक्विपमेंट्स और तकनीकें भी हैं जिनका इस्तेमाल रूस के में हथियार बनाने में किया जा रहा है जिनका जो यूक्रेन पर हमले के काम आ रहे हैं। और अब जो नया डॉक्यूमेंट या जो नया दस्तावेज आया है, उसके बाद चीन की प्रमुख कंपनियों को इसका सीधा झटका लगा है कि क्योंकि कई सारे बैंक जो चीन के और रूस के बीच में डील करते थे, उन्हें प्रतिबंध का डर है और अगर वो इस डील से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनके कारोबार पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हो सकते हैं। इसमें खास तौर पर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें सबसे पहला झटका लगा है। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल से प्रतिबंधों के बाद रूस के बाजार में जाने वाला जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर उत्पाद हैं, जितने घरेलू उपकरण हैं, इनका एक बड़ा हिस्सा, इनकी तकनीक, इनके कंपोनेंट चीन से ही जा रहे हैं। और यह पहली सख्त कार्रवाई है जिसमें अब रूस के साथ चीन भी दायरे में आता दिखाई दे रहा है अमेरिका के प्रतिबंधों के। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बुधवार को फैसला सुनाएगा। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी कमेटी 2024 में ब्याज दरों में बदलाव के लिए सतर्क और क्रमिक दृष्टिकोण रख सकती है कि आगे कैसे ब्याज दरों में कटौती होनी है। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने के बजाय बैलेंस शीट प्लान पर ज़्यादा ध्यान देगा, यानी फिलहाल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम ही लग रही है। सर, कैसा रुख रह सकता है? बाजार जेरोम पावल की तरफ खासी उत्सुकता भरी निगाह से देख रहे हैं। बाजार को ये उम्मीद तो नहीं है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, वो ये डर रहे हैं कि जेरोम पावल कहीं आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई दोबारा संकेत ना कर दें, और ये सबसे बड़ी आशंका है। और वो चाहते हैं कि कम से कम बाजार जेरोम पावल यथास्थिति बनाए रखने का संकेत दें, क्योंकि अमेरिका की महंगाई काफ़ी जिद्दी है। अमेरिका में महंगाई की वापसी भी हुई है, कच्चे तेल की कीमतें दुनिया में ऊपर हैं और कमोडिटी के प्राइसेस भी ऊपर हैं। ऐसी स्थिति में जेरोम पावल जो हॉकिश है महंगाई को लेकर, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कुछ आने वाले समय के संकेत दें, और ऐसा होता है तो बाजारों में खासी घबराहट दिखाई देगी। हालांकि बॉन्ड बाजार पर उसका असर, दुनिया के मुद्रा बाजार पर उसका असर दिखाई दे रहा है। इस दृष्टि से बैठक महत्वपूर्ण है कि जेरोम पावल भविष्य के समय में ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत देते हैं। कमी की गुंजाइश तो शायद ना के बराबर है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनी ओला के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ओला मोबिलिटी के सीईओ हेमंत बख्शी ने 4 महीने के भीतर कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अब कंपनी ने अपने 10 से 15% कर्मचारियों की छंटनी की भी योजना बनाई है। ओला कैब्स डिवीज़न में जनवरी में करीब 900 लोग थे और अब छंटनी में से 90 से 140 लोग प्रभावित हो सकते हैं। कोरोना महामारी से बचाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका का ये मानना है कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड से कई तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे खून के थक्के जम सकते हैं। आगे चलकर स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। एस्ट्राजेनेका का ये बात पहली बार ब्रिटेन की एक अदालत में स्वीकार की है। सरकार 3-4 हफ्ते में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर गाइडलाइन जारी कर सकती है। अगले कुछ महीनों में नई ईवी पॉलिसी को लागू किया जा सकता है। ईवी बनाने वाली कुछ कंपनियों ने सरकार से अपील की है कि निवेश के तहत केवल ग्रीन फील्ड ही नहीं बल्कि ब्राउन फील्ड को भी शामिल किया जाए ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचकर 8 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल पर पहुंचने वाली 5वीं बैंक बन गई है। अब तक 5वीं कंपनी बन गई है। अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और भारती एयरटेल को ही ये रुतबा हासिल था। मार्च 2024 तिमाही में 2024 की आईसीआईसीआई का मार्केट कैप 8.12 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी?
एस्ट्राजेनेशिया का ये स्वीकारोक्ति खासी सनसनीखेज है और इससे पूरी दुनिया में वैक्सीन्स को लेकर जो कोविड की वैक्सीन को लेकर जो बहस चल रही थी उसमें नया मोड़ आएगा। इस कंपनी ने 2023 में अदालत में ये घोषित रूप से कहा था कि उसकी वैक्सीन से किसी तरीके के साइड इफेक्ट का खतरा नहीं है, खासतौर से टीटीएस जो कि खून के थक्के बनने की बीमारी होती है जिसे थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिप्टोनिया सिंड्रोम कहते हैं, इसका कोई खतरा नहीं है। 2023 में कंपनी ने स्पष्ट रूप से इसे नकारा था, लेकिन अब उस नज़रिए को बदल दिया है और अदालत में स्वीकार किया है कि रेयर मामलों में दुर्लभ मामलों में इस तरीके की समस्या इस कोविशील्ड वैक्सीन के साथ आ सकती है जिसका दुनिया में खासा बड़ा इस्तेमाल हुआ था। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये है कि इस स्वीकार होने के बाद कंपनी को अगर ये कोविशील्ड के असर किसी में इस तरीके के पाए गए तो उन्हें फिर विक्टिम्स को, पीड़ितों को जुर्माना देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। इस तरीके की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है और इसलिए माना जा रहा है कि एस्ट्राजेनेशिया की स्वीकारोक्ति के बाद अब कोविशील्ड के असर से लोगों की जो तबीयत ख़राब हुई है, लोगों को इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, इनकी जांच पड़ताल नए सिरे से शुरू हो सकती है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे होगी परसों यानी कि गुरुवार को। कल बुधवार को स्टॉक मार्केट बंद है, कल लेबर डे की छुट्टी है, तो हम भी कल मनी सेंट्रल नहीं करेंगे। परसों आएंगे, तमाम खबरें कल की भी बटोर के आपके पास लाएंगे अगर कोई बड़ी खबरें होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंबो दीवार है, वैसा ही रंगो